Assalamu alaikum. Today we'll study transistor as an amplifier और एम्पलीफिकेशन किसे कहते हैं। करंट या वोल्टेज लेवल में इंक्रीज आ जाने को, यानी हम इनपुट में एक छोटा वोल्टेज सिग्नल दें तो आउटपुट में बड़ा वोल्टेज सिग्नल मिल जाए, या एक छोटा करंट सिग्नल दें इनपुट में और हमें आउटपुट पे एक बड़ा करंट सिग्नल मिल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब एम्पलीफिकेशन के लिए हम ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं, तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हम यूज करेंगे। ये इसकी सर्किट डायग्राम आपके पास आ जाएगी। तो फिजिकल डायग्राम में इसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि बाइसिंग की आपको क्लियरली समझ आए, वरना इसी को मिटा के आप इसकी जगह सर्किट सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये एन, ये पी और ये एन। तो सर्किट डायग्राम में हम ट्रांजिस्टर कौन सा यूज कर रहे हैं ये मेंशन हम कर देंगे, एनपीएन। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में यूज होगा। तो ये कॉमन इमिटर मोड या सीई मोड में या सीई कॉन्फ़िगरेशन में यूज हो रहा है, कॉमन इमिटर मोड या सीई मोड। ठीक है, तो सीई मोड के लिए इसको ड्रॉ कर देते हैं। सीई मोड में ये हमारे पास कॉमन इमिटर टर्मिनल आ जाएगा, और क्योंकि ये ग्राउंडेड है इसलिए हम इसको ग्राउंडेड इमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक टर्मिनल ले लेंगे बेस के लिए, तो ये हमारे पास बेस आ गई, और यहाँ पे एक टर्मिनल हम ले लेंगे कलेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये कलेक्टर के लिए टर्मिनल बन गया हमारा। ठीक, अब क्योंकि एमिटर कॉमन है तो हम कलेक्टर को भी ला के एमिटर के साथ ज्वाइन कर देते हैं और बेस को भी ला के एमिटर के साथ ही ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, अब इसकी बाइसिंग देख लें कि बाइसिंग कैसे करनी है हमें। तो बाइसिंग में देखें दो जंक्शन है हमारे पास, एक बेस टू एमिटर जंक्शन है और एक कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन है, तो इन दोनों की बाइसिंग करनी है हमने। बेस टू एमिटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइस करेंगे, क्योंकि हम एम्पलीफिकेशन में जा रहे हैं। एम्पलीफिकेशन में बेस टू एमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन शुड बी रिवर्स बाइस। ठीक है, तो इसको आप कर दें फॉरवर्ड बाइसिंग में और इसको आप कर दें रिवर्स बाइसिंग में। तो अब इस मोड में आने के बाद, इस बाइसिंग के बाद ये क्या बन जाएगा, इट विल एक्ट एज एम्पलीफायर, इट विल एक्ट एज एम्पलीफायर। तो अब ये एज एन एम्पलीफायर एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये एज एन एम्पलीफायर एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो जरा बाइसिंग तो कर दें। तो ये आपके पास बेस क्योंकि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव के साथ, और ये एमिटर आपका नेगेटिव के साथ, और क्योंकि कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस होनी चाहिए तो इसका एन किसके साथ लगाएंगे, पॉजिटिव के साथ। और ये देख लें इसका ई ऑलरेडी किस पे आ रहा है, तो ई इसका दोनों साइड से लो पोटेंशियल पे, इसीलिए हम इसको ग्राउंडेड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बाइसिंग हो गई इसकी। अब करंट्स मेंशन कर दें या रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं। इनपुट पे जो रेजिस्टेंस है उसको आर बी और आउटपुट पर जो रेजिस्टेंस है उसको आर सी कह दें। फिर यहाँ पे जो करंट आ रही है दैट इज आई बी अमाउंट ऑफ करंट, और यहाँ पे आई ई, और यहाँ पे आई सी अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, करंट भी हमने मेंशन कर दी। फिर यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको वी बी बी, और यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको VCC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर सिग्नल अप्लाई करें, वो सिग्नल जिसको आपने एम्पलीफाई करना है। तो ये करंट एम्पलीफिकेशन सर्किट है।
यहाँ पे हम करंट को एम्पलीफाई करेंगे। तो इधर हमने इनपुट दे दी थी, ये रही आपकी इनपुट, ये आपका इनपुट सिग्नल VIN, ठीक है, और ये आपके इनपुट सिग्नल की वेव फॉर्म, ठीक। यहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड कम है। अच्छा, यहाँ पे हमने आउटपुट लेनी है, कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल के दरमियान। तो इनपुट आप दे रहे हैं बेस और इमीटर के दरमियान, ये आपका इनपुट, और अब आउटपुट आप लेंगे कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल्स के दरमियान। यहाँ पे आपको इन दो एंड्स के दरमियान जो है वो आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पे आपका आउटपुट सिग्नल V0 से हम शो कर रहे हैं वो होगा। ओके, वर्किंग में यहां पे मैं आउटपुट की वेव फॉर्म ड्रॉ कर दूंगा। अच्छा, देखिए यहां से आप इनपुट करंट IB अमाउंट ऑफ करंट दे रहे थे, वो कांस्टेंट थी जब तक ये सिग्नल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जब ये सिग्नल अप्लाई होगा तो ये देखिए ये फ्लक्चुएटिंग सिग्नल है, इसकी वजह से बेस करंट में चेंज आएगा कि नहीं? तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द वेरिएशन इन बेस करंट व्हिच इज द इनपुट। जब बेस में चेंज आएगा तो यहां पर भी आउटपुट में भी चेंज आएगा, तो वेरिएशन इन द कलेक्टर करंट हैपेंस। तो यहां पर बेस करंट में जब स्मॉल चेंज आएगा तो कलेक्टर करंट में एक लार्ज चेंज आएगा। अब कलेक्टर करंट में लार्ज चेंज क्यों आएगा जबकि बेस करंट में स्मॉल चेंज आ रहा है? अगर आपको याद हो तो हमने जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन थी उसमें कलेक्टर साइड पे हमने रिवर्स बाइसिंग की थी, वो जो हमने अभी भी किया कलेक्टर टू इमीटर साइड पे रिवर्स बाइसिंग की थी, तो वहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत लार्ज है। वो लार्ज पोटेंशियल ग्रेडियंट चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत ज्यादा हो तो उसमें कौन सा इफेक्ट होगा, ज़ीनर इफेक्ट या एवालांच? अगर डॉपिंग कम हो और डॉपिंग कम हो तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होती है। तो आपको याद होगा हमने सबसे ज्यादा डॉपिंग इमिटर की थी क्योंकि उसने चार्जेस इमिट करते हैं। सबसे कम डॉपिंग बेस, और उसके मुकाबले में इमिटर के मुकाबले में कलेक्टर की डॉपिंग कम है, तो उसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा है। तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स जाएंगे तो एवालांच इफेक्ट होगा। एवालांच इफेक्ट क्या है? एक दो इलेक्ट्रॉन निकले और पहुंचते पहुंचते पूरा इलेक्ट्रॉन का तूफान आ गया। तो यहां से जब आप थोड़ी सी वेरिएशन करेंगे बेस करंट में तो वहां पे एवालांच इफेक्ट की वजह से कलेक्टर करंट में बहुत लार्ज चेंज आएगा। तो यहां पे आपके पास फिर कलेक्टर करंट बहुत लार्ज होगी, तो जब यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी इस बैटरी से तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कि नहीं? यहां पे क्योंकि यहां पे तो देखो V इज इक्वल टू IR, तो अगर करंट बहुत ज्यादा हो गई तो वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज्यादा होगा, यानी इस साइड पे वोल्टेज लो हो जाएगी, यहाँ पे आउटपुट पे वोल्टेज कम हो जाएगी। तो देखिएगा इनपुट पे करंट कम है और इनपुट पे हम वोल्टेज ज्यादा करेंगे, इनपुट वोल्टेज को ज्यादा करेंगे। अच्छा, यहाँ से कम करंट जाएगी, लेकिन यहाँ पे जब स्मॉल चेंज आएगी तो यहाँ पे बहुत कलेक्टर करंट में लार्ज चेंज आएगी। कलेक्टर करंट में लार्ज चेंज आने की वजह से, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर फ्लो करने की वजह से आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो बहुत ड्रॉप हो जाएगी रेजिस्टेंस में से जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होगी। तो अब आउटपुट में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आउटपुट पे करंट ज्यादा है और वोल्टेज कम है। तो नोटिस करो इनपुट और आउटपुट के स्टैट्स को कि इनपुट पे करंट कम और वोल्टेज ज्यादा, आउटपुट पे करंट ज्यादा और वोल्टेज, इसकी वजह से क्या होगा? ये देखेंगे आपका आउटपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में क्या फर्क नजर आ रहा है? खाली एम्पलीट्यूड का फर्क नहीं है, फेज शिफ्ट भी है। फेज शिफ्ट कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। आपका आउटपुट सिग्नल जो है वो इन्वर्ट हुआ है। ये कॉमन एम्पलीफायर मोड एक इन्वर्टिंग मोड है, तो ये इनपुट सिग्नल को कितनी शिफ्ट देता है? 180 डिग्री की। और वो शिफ्ट आप इससे और इससे कंपेयर कर सकते हैं कि इनपुट पे करंट कम होती है तो आउटपुट पे
ज्यादा, इनपुट पे वोल्टेज कम होती है तो आउटपुट पे, इनपुट पे वोल्टेज ज्यादा होती है तो आउटपुट पे कम। तो ये करंट और वोल्टेज को 180 डिग्री का शिफ्ट दे देता है, इसीलिए आपकी आउटपुट पे ये सिग्नल जो है ये इन्वर्ट हुआ है। समझ आई? सो अगर आप बीटा फैक्टर कैलकुलेट करो, बीटा डायनामिक, तो बीटा डायनामिक इज द चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन बेस करंट। तो अगर आपकी बीटा डायनामिक की वैल्यू 100 भी आ गई, 100, तो इस बात का क्या मतलब होगा कि अगर इनपुट पे आपने 1 एम्पीयर करंट दिया तो आउटपुट में आपको 100 एम्पीयर करंट मिल रही होगी। तो यूजुअली इसका जो बीटा फैक्टर है वो 50 से लेके 400 के दरमियान तक चला जाता है। और एम्प्लीफिकेशन के लिए जो एनर्जी है वो सारी कहां से ड्रॉ हो रही है? एम्प्लीफिकेशन के लिए जो एनर्जी है वो कहां से आ रही है? यहां से। दिस बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एम्प्लीफिकेशन। ये बैटरी एम्प्लीफिकेशन के लिए एनर्जी सप्लाई करती है। तो दिस इज हाउ योर ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। समझ आ गई? ओके, अब देखें ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच, कि ये एज ए स्विच कैसे काम करता है। Transistor as a switch. ओके, तो ये बताइए कि हमने एम्प्लीफिकेशन के लिए कौन से रीजन को इस्तेमाल किया था? एक्टिव रीजन को इस्तेमाल किया था। और स्विचिंग के लिए बाकी दो रीजन इस्तेमाल होंगे, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन में फुली ऑन हो जाएगा ट्रांजिस्टर और कट ऑफ रीजन में ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब एज ए स्विच यूज करने के लिए हम सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन का इस्तेमाल करेंगे एम्पलीफायर के। तो ये बात हम जानते हैं कि सैचुरेशन रीजन में दोनों जंक्शंस कौन सी बायसिंग में होंगी? फॉरवर्ड बायसिंग में होंगी। बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस। और कट ऑफ रीजन में दोनों रिवर्स बायसिंग में चली जाएंगी। ठीक है, दोनों जंक्शंस। तो यहां पर ये एज अ ऑन स्विच एक्ट कर रहा है और यहां पे ये एज अ ऑफ स्विच एक्ट कर रहा है। अब ऑन ऑफ का क्या चक्कर है? एक्चुअली देखो, ऑन कब होगा? जब आप इनपुट पे करंट दे देंगे। अगर इनपुट है तो आउटपुट होगी ना, तो इनपुट आपने बंद कर दी तो आउटपुट आएगी। तो अगर इनपुट है, नॉन जीरो बेस करंट है, तो आपको कलेक्टर करंट मिलेगी, ये ऑन है। और अगर आपको इनपुट नहीं मिल रही, आई भी जीरो हो गया, तो फिर ये सिंपली ऑफ हो जाएगा। सर्किट सिंबल की फॉर्म में मैं आपको करवा के बताता हूं। ये आपकी इनपुट रेजिस्टेंस, वही ये आपकी बेस, यहां पे ऊपर की तरफ आपका लगा देते हैं कलेक्टर और नीचे मीटर। तो वही सीई मोड को मैं कंसीडर कर रहा हूं, कॉमन मीटर मोड को। और अब यहां पे ये एज अ स्विच कैसे करेगा वो दिखा देता हूं। अच्छा, ये मीटर ये ग्राउंडेड होता है एज यू नो। और ये एरो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो तो आउटवर्ड ड्रॉ होता है। और ये बेस है और यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस एट कलेक्टर एंड, और यहाँ पे आपके पास प्लस VCC, और यहाँ पे आपके पास प्लस VBB। ठीक है। अच्छा, अगर ये ऑन है, अगर ये ऑन है तो ऑन होने का क्या मतलब है कि बेस करंट नॉन जीरो है। अगर बेस करंट नॉन जीरो हुई तो आपके पास कलेक्टर करंट भी नॉन जीरो होगी और इस एंड पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो इट विल बिहेव लाइक एन ऑन स्विच, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। और सिंपली फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑन स्विच के लिए।
ठीक है जी, ये आपका एमिटर और यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्लस VCC और यहाँ पे IC इज नॉन जीरो। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है तो इट इज बिहेविंग लाइक एन ऑन स्विच। अब ये ऑन स्विच है तो ये ऑफ कैसे होगा? तो अगेन आप दोनों डायग्राम्स को बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दोनों डायग्राम्स रीड्रॉ करते हैं कॉमन एमिटर मोड में, और ऑफ स्टेट शो करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ। तो ये एमिटर, ये ग्राउंडेड, ये आपके पास कलेक्टर एंड में वोल्टेज VCC और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस RC, यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस RB, इनपुट करंट IB, यहाँ पे बेस इनपुट करंट 0, तो फिर आउटपुट में भी करंट क्या होगी? 0 ही होगी, IC भी 0। अब IC 0 है तो जरा देखिए कि ये डायग्राम कैसे फॉलो करती है। प्लस VCC, इधर एज यूजुअल इसकी रेजिस्टेंस RC और यहाँ पे इमीटर जो कि ग्राउंडेड है और ये कलेक्टर एंड है इसका, यहाँ पे भी कलेक्टर एंड। ठीक है, ये कलेक्टर। ओके नाउ हाँ, अब आपने ऐसा करना है कि इस स्विच को डिस्कनेक्ट कर देना। ओपन सर्किट बन गया ये, पहले क्लोज सर्किट था, ये देखिए पहले क्लोज सर्किट था, करंट फ्लो कर पा रही थी, अब नाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ क्लोज सर्किट। तो स्विच भी तो इसी तरह होता है, सर्किट क्लोज, सर्किट ओपन, सर्किट क्लोज, ओपन। तो नाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ स्विच। अच्छा, टेक्स्ट बुक में इन्होंने लिखा हुआ है कि हमने स्विच को सिग्नल दिया और वो सिग्नल कौन सा सिग्नल है? क्लॉक सिग्नल है। तो हो सकता है आप टेक्स्ट बुक की डायग्राम देख के कहें कि ये क्लॉक सिग्नल क्या होता है, इस पर तस्करा सर ने नहीं किया। तो क्लॉक सिग्नल बेसिकली एक ऐसा सिग्नल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी दो ही स्टेट्स के दरमियान रहती है, 0 और 1। क्लॉक सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो दो स्टेट्स के दरमियान ऑसिलेट करता रहता है। इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन टू स्टेट्स, और वो दो स्टेट्स कौन कौन से? 0 और 1। तो ये देखिए आपका क्लॉक सिग्नल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये आपका क्लॉक सिग्नल है। ये देखिए, ये इसका 1, ये फुली ऑन, और ये इसका 0, ये इसका 1, ये इसका 0। तो 1 0 1 0, ये स्विच जो है इन्हीं दो स्टेट्स में रहता है। तो यहां पर स्विच को जो हम सिग्नल भी देते हैं वो कौन सा सिग्नल होता है? क्लॉक सिग्नल। समझ आ गई? दिस इज हाउ योर ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग लाइक अ स्विच। ठीक है जी।